हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 17 सितंबर और 18 सितंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दें, और जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किए गए कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह जी ने कुल 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है। इन 44 पुलों में से 22 जो पुल हैं ये चीन सीमा के क्षेत्र में स्थित हैं, यानी जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है उस क्षेत्र में स्थित हैं। और अगर देखा जाए ये कितने राज्यों में या फिर यूनियन टेरिटरी में है, तो ये कुल 4 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरी में ये 44 पुल बनाए गए हैं, जिनमें जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, और जो 3 यूनियन टेरिटरी है उसमें सिक्किम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन सातों मतलब 4 राज्य 3 यूनियन टेरिटरी में टोटल 44 ब्रिज का उद्घाटन हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने किया है, और ये बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी की एक इंजीनियर्स की पूरी टीम है, और ये इनका काम क्या है कि ये जो बॉर्डर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं यानी इंडिया के उन सभी राज्यों में रोड ब्रिज बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो राज्य किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही रोड और ब्रिज को बनाया जाता है, और इसका जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इन 44 पुलों की मदद से भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पूर्वी क्षेत्र है और उत्तरी क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में जो सैन्य परिवहन है उनकी सुविधा का विस्तार होगा, और साथ ही साथ नागरिक परिवहन की सुविधा का विस्तार होगा। इसका क्या मतलब निकला कि अभी देखो जैसे टेंस सिचुएशन है इंडिया और चाइना बॉर्डर पे, हमारा चाइना के साथ एकदम से टेंस सिचुएशन की हालात मौजूद है इस समय, और बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस पहुंच रहे हैं। तो उन फोर्सेस के लिए हमको क्या क्या फूड सप्लाई, साथ ही साथ आर्म सप्लाई, और अगर कोई सिचुएशन ख़राब होती है चाइना के साथ और वॉर की स्थिति आती है, उस स्थिति में टैंकर्स, बंकर्स, ये सब पहुंचाने के लिए रोड का होना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी किसी भी क्षेत्र से, उतना जल्दी हम सामान को पहुंचाएंगे और हमारी जो फोर्सेस हैं उनको उतनी ज़्यादा बढ़त मिल सकेगी, क्योंकि ये सारे क्षेत्र या तो माउंटेन्स एरिया के हैं और काफ़ी ऊंचाई पे स्थित हैं। तो वहाँ पे अगर सुविधाएं उनको मिलेंगी तो ज़्यादा, देखिए चाइना की तरफ से भी वो माउंटेन एरिया का ही रेंज है पूरा, तो फिर जो देश जल्दी सुविधा पहुँचाएगा अपने आर्मी के जवानों को, उनको बढ़त मिलेगी। इसीलिए ये सारे के सारे जो अभी 44 ब्रिज हैं ये भारत के लिए और भारत की सैन्य शक्ति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्रिज और रोड बनाने का कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही करता ही, मैंने आपको बताया। और अभी देखो कि पिछले 35 दिनों में, मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया कि पिछले 35 दिनों में 10 अलग अलग मिसाइलों का सफल परीक्षण भी भारत के द्वारा किया गया है। तो लगातार भारत ऐसे संकेत चाइना को दे रहा है कि आप अगर ज़रा सा भी चूक करोगे तो हम कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। 35 दिनों में 10 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है, जिसमें से मतलब टोटल 11 परीक्षण किए गए, जिसमें से 10 सफल रहे और एक तकनीकी खराबी की वजह से एक परीक्षण असफल रहा था। तो 35 दिनों में 10 मिसाइल, एक साथ 44 ब्रिज का, और इस 44 में से 22 ब्रिज ऐसे हैं जो कि चीन सीमा के क्षेत्र में स्थित हैं, और ये सीधे सीधे बढ़त हमारी आर्मी को देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक नुकसान हो सकता है? विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का टाइटल है बीटन और ब्रोकन।
बीटन और ब्रोकन रिपोर्ट के अनुसार भारत को लंबे समय तक स्कूल बंद रहने की स्थिति में 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। और इसी रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि पूरे साउथ एशिया में 622 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। अब देखिए, पूरे साउथ एशिया में हमारा देश भारत साउथ एशिया का देश है, और अगर पूरे साउथ एशिया में 622 हो रहा है तो भारत का अकेले 400 अरब अमेरिकी डॉलर का हो रहा है, यानी और देशों की तुलना में भारत में कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस वजह से। और अगर हम बात करें कि कितने स्टूडेंट इससे प्रभावित हुए हैं, जिनकी स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई है कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन की वजह से, तो बीटन और ब्रोकन रिपोर्ट में ही ये भी बताया गया है कि पूरे साउथ एशिया में 391 मिलियन स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं, उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी है कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन की वजह से, और 505 मिलियन ने अपनी पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर दिया है कि उन्होंने 20 से ही पढ़ाई को ब्रेक कर दिया है। 391, तो इन्होंने क्या किया कि इनकी शिक्षा प्रभावित हुई, ये स्कूल जाने के लिए रेडी हैं लेकिन अभी जा नहीं पा रहे हैं, जबकि 5.5 मिलियन ने क्या हुआ, इन्होंने अपनी पूरी की पूरी शिक्षा ही ड्रॉप आउट कर दी कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का कुल 400 अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का नुकसान है, ऐसा अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट बीटन और ब्रोकन में। ये रिपोर्ट का टाइटल क्वेश्चन में नहीं है, इसको आप ध्यान रखोगे, बीटन और ब्रोकन टाइटल से विश्व बैंक ने रिपोर्ट को जारी करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सज़ा देने का फैसला किया है? दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की सज़ा देने का फैसला किया गया है बांग्लादेश की सरकार द्वारा। और भारत में दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए भारत की जो दंड संहिता है उसमें धारा 375 व 376 के तहत सज़ा दी जाती है। क्या है ये 375 और 376 दंड संहिता? ये देखो, 375 के तहत क्या है कि अगर कोई व्यक्ति रेप के केस में फंसता है और कोर्ट में जब, पहले देखो हम इंडिया की क्या है कि रेप केस हुआ या कोई सा भी केस हुआ जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी हुई तो एफआईआर लॉन्च की जाती है, फिर कोर्ट में एक प्रोसीजर के तहत उसको सिद्ध करना होता है कि हाँ ये इसने क्रिमिनल एक्टिविटी की या फिर रेप जैसा जघन्य अपराध किया है। और जो अपराध वो एफआईआर को दर्ज किया जाता है वो धारा 375 व 376 में किया जाता है रेप के केस में। और अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ एक बार रेप का दोषी है तो उसे कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है 376 और 375 धारा भारत की दंड संहिता में। और अगर कोई एक व्यक्ति ही किसी महिला से बार बार रेप करता है या फिर कई सारे व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से एक महिला से ही कई बार रेप किया गया है तो इस केस में उम्र कैद और फिर मौत की सज़ा का प्रावधान है भारत में। और जबकि बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने ऐसा कर दिया कि किसी भी रेप का कोई सा भी केस हो उसमें सीधे मृत्यु दंड का फैसला ही दिया जाएगा अगर सिद्ध हो जाता है। देखो, कोर्ट का प्रोसीजर वहाँ भी चलेगा लेकिन सिद्ध होने के बाद सीधे मौत की सज़ा है। और जबकि भारत में क्या है कि एक बार रेप अगर कर रहा है कोई तो 5 से 10 वर्ष की सज़ा है, और एक ही व्यक्ति बार बार किसी एक महिला से कर रहा है या फिर किसी समूह द्वारा महिला से किया जा रहा है तो उस केसेस में उम्र कैद की सज़ा है या फिर मौत की सज़ा है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत की है? जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन की सेवा की शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक केंद्र सरकार की एक योजना है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घरों में पाइप्ड वाटर के थ्रू स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना है और इसका लक्ष्य है 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घरों में पाइप्ड वाटर स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना के साथ केंद्र सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। और अब क्या है कि जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। मोबाइल वैन में पानी की गुणवत्ता मापने के लिए सभी अत्याधुनिक उपकरण लगा हुआ है और ये पानी का टीडीएस, फ्लोराइड,
TDS में मीन्स क्या होता है कि टोटल डिज़ोल्व सॉल्वेंट, यानी पानी में कौन कौन से सॉल्वेंट कितने मात्रा में घुले हुए हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन, और साथ ही साथ पानी का pH भी ये जल परीक्षण मोबाइल वैन नापेगा। तो इससे क्या है कि देखो, जब पानी को पाइप्ड वाटर के थ्रू पहुंचाना है तो पहले उसे बड़ी बड़ी टंकियों में क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा, और कलेक्ट करने की दिशा में हमको अंदर से समरसेबल लगाना होगा धरती के काफ़ी अंदर, और फिर समरसेबल ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ से स्वच्छ पानी ही निकले। इसके लिए भी ये मोबाइल वैन काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ये पूरे राज्य में, पूरे हरियाणा राज्य में जा के प्रत्येक जगह पानी की गुणवत्ता की जांच करेगा। और 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक घरों में स्वच्छ पाइप वाटर, शुद्ध जल पहुँचे। और ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें, अभी देखो दो इस क्वेश्चन के साथ और चीज़ें देख लेते हैं। गोवा पूरे इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जहाँ के प्रत्येक घरों में पाइप्ड वाटर के थ्रू पानी पहुँचाया जा चुका है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति जुलाई में सरकार द्वारा लॉन्च की गई केंद्र सरकार द्वारा, उसे पूरी तरीके से अपनाने वाला पहला प्रदेश कौन सा बना, ये प्रदेश बना हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाटा की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। फाटा की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है पाकिस्तान को। देखो फाटा क्या है पहले समझते हैं। देखो फाटा का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाटा में क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग पर नज़र रखी जाती है फाटा के थ्रू। और जो फाटा है इसको इस्टेब्लिश किया गया था G7 देशों का जो समूह है उसके द्वारा 1989 में। G7 देश कौन कौन से हैं, UK, US, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस और एक देश है कनाडा। ये पूरे G7 कंट्री हैं। इन्हीं के द्वारा फाटा को इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। और फाटा क्या करता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग में इसकी जो सर्कुलेशन होता है पैसे का, ये कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं हो, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो कोई भी देश अगर गैर कानूनी तरीके से पैसे को सर्कुलेट करता है या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी में पैसे की फंडिंग करता है तो उस पर फाटा नज़र रखती है और पॉलिसीज़ बनाती है कि कैसे पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग ना की जा सके और उसकी कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए पैसे को फाइनेंस ना किया जा सके। इस पे रोकने के लिए तरीके सुझाती है और रोकने के लिए जो भी उपयुक्त कदम होता है उसे फाटा द्वारा उठाया जाता है। अब फाटा दो लिस्ट रखती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है और दूसरी ग्रे लिस्ट होती है। दोनों लिस्ट में ही मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए फंडिंग से संबंधित देशों को इस लिस्ट में डाला जाता है। जबकि जो ब्लैक लिस्ट है इसके जो रूल एंड रेगुलेशन है ये ज़्यादा हार्ड हैं ग्रे लिस्ट के मुकाबले। अब क्या है, जो देश ब्लैक लिस्ट में चला गया उस देश को किसी भी इंटरनेशनल संस्था द्वारा पैसे की मदद नहीं की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक और आपका एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सारे जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो कि पैसों से मदद करते हैं दूसरे देशों की, उनकी मदद पूरी तरीके से रोक दी जाएगी। सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कोई भी मदद नहीं की जाएगी, कोई भी लोन नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा ब्लैक लिस्ट में जो भी देश होगा फाटा के। और अभी फाटा के ब्लैक लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज़ हैं, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा ईरान। अब आते हैं ग्रे लिस्ट पे। ग्रे लिस्ट में भी वही कंट्रीज़ होती हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कुछ गलत काम करती हैं। दोनों लिस्ट सेम है, लेकिन जो ब्लैक लिस्ट है वो देश के लिए ज़्यादा हार्ड रूल बनाया गया है फाटा के द्वारा। अब क्या है कि अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो इसे भी जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन बैंकों द्वारा
लोन देने में तो परेशानी करेंगे ये बैंक लोन देंगे नहीं पहले तो। अगर किन्हीं कारणों से लोन देते भी हैं तो ये आपको हायर रेट पे लोन देंगे, उन सारी कंट्रीज़ को हायर रेट पे लोन देंगे जो कि ग्रे लिस्ट में है। और पाकिस्तान इसको इसी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। पाकिस्तान लगातार ग्रे लिस्ट में पिछले कई सालों से बरकरार है और पाकिस्तान को फाटा ने कुल 27 पॉइंट्स दिए हैं कि इन पॉइंट्स पे आप काम करो, नहीं तो आपको बहुत ही जल्दी ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ऐसा फाटा का बोलना है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान 27 में से कुछ 14 पॉइंट्स पे काम किया है उसने और 13 पे नहीं किया है। देखो 2019 में भी ग्रे लिस्ट में था, अभी 2020 में भी इसे ग्रे लिस्ट में रखा गया। तो जब 2019 में कुल 27 पॉइंट इनको दिए गए थे, फिर इन्होंने 13 या 14 पॉइंट पे काम किए और फिर बाकी के पॉइंट्स पे काम नहीं किए। इससे फाटा नाराज़ है और ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान को अभी भी रखा है। यानी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पैसा लेने में काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। अगर ये संगठन पाकिस्तान को पैसे देते भी हैं तो वो हायर इंटरेस्ट रेट पे पाकिस्तान को पैसे देंगे आम देशों की तुलना में। और अगर हम ग्रे लिस्ट की बात करें तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ ही साथ कुल 18 कंट्रीज़ हैं। इसमें कुछ है अल्बानिया, बोत्सवाना और कंबोडिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, घाना, जमैका, और ये सारे कंट्रीज़ कुल टोटल 18 कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान भी है। तो हमारे आपके लिए कौन सा पाकिस्तान ही इम्पॉर्टेंट है, ये ग्रे लिस्ट में है। और ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 कंट्री हैं, तो ये दोनों का नाम याद रखना होगा, नॉर्थ कोरिया और ईरान ब्लैक लिस्ट में है। फाटा का हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को प्रतिकूल प्रभाव के बाद रोक दिया गया? देखो कोरोना वैक्सीन का जो 2 पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा ट्रायल चल रहा था, एक था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का और दूसरा था जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इसका लोगों पे प्रतिकूल प्रभाव यानी कि एडवर्स इफ़ेक्ट देखने के बाद इसके आगे के जो ट्रायल थे उसको रोक दिया और जॉनसन्स एंड जॉनसन्स ने भी इसके ट्रायल को रोक दिया है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो हमारी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन है उसके साथ ये करा जा रहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कर रही थी, ये पूना में स्थित है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की है, इसने पूना के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ अपना ट्रायल कर रही थी ये, लेकिन प्रतिकूल प्रभाव के बाद इसने रोका और जॉनसन्स एंड जॉनसन्स ने भी रोक दिया। जॉनसन्स एंड जॉनसन ये अमेरिकी कंपनी है और पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला देश जिसने अपने कंट्री में वैक्सीन लॉन्च कर दी और वैक्सीनेशन कंट्री में हो रहा है वो कंट्री है रशिया और इसके वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी। हालांकि अभी रशिया की वैक्सीन का ट्रायल इंडिया में भी शुरू करने के लिए ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से परमिशन दे दी गई है। यानी कि अब स्पुतनिक वी का ट्रायल इंडिया में किया जाएगा। अगर ये इंडिया में सक्सेस होता है तो इसे इंडिया के मार्केट में उतार दिया जाएगा। स्पुतनिक वी जो कि रशिया द्वारा बनाई गई पूरे विश्व में सबसे पहली वैक्सीन है। हालांकि जो स्पुतनिक वी है इसको WHO द्वारा मान्यता नहीं दिया गया है। WHO का कहना है कि स्पुतनिक वी ने जो भी टर्म एंड कंडीशन है किसी भी वैक्सीन के फॉर्मेशन के उसको पूरा नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी रशिया ने ये अपने देश के लोगों को वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया है स्पुतनिक वी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक यानी कमिटेड टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों में से भारत को किस स्थान पर रखा गया है? देखो ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक संस्था है जो कि ये कमिटेड टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स को प्रत्येक वर्ष जारी करती है। ये इसका 3रा संस्करण होगा, यानी 3 वर्ष पहले ही अभी ऑक्सफैम द्वारा कमिटेड टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स को जारी करना शुरू किया गया है। इसको जारी करते समय ऑक्सफैम 3 पिलर्स पर ध्यान देती है किसी भी देश के। एक तो पब्लिक सर्विस में हेल्थ, एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन है, यानी कि जो अलग अलग कैटेगरीज हैं किसी भी समाज में उसमें हेल्थ की सुविधा कैसे, यानी जो हायर कैटेगरी है वो किस तरीके का हेल्थ सर्विस ले रही है अपने देश से और जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी है वो किस तरीके से हेल्थ सर्विस ले रही है। फिर एजुकेशन सर्विस, यानी जो हायर कैटेगरी है पैसे के मामले में उसकी एजुकेशन कैसी है और जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी है उसकी एजुकेशन कैसी है। साथ ही साथ सोशल प्रोटेक्शन, जो हायर कैटेगरी के लोग हैं उनको कैसा सोशल प्रोटेक्शन है
और जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनको कैसा सोशल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और फिर जो वर्कर्स हैं उनका राइट के लिए सरकार द्वारा कैसे कदम उठाए जा रहे हैं। वो इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए किसी भी देश में गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए कदमों के आधार पर कमिटेड टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स जारी करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। और अभी कोविड-19 के दौरान कोविड-19 सिचुएशन में असमानता से निपटने में दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में हमारा देश भारत भी रहा, और भारत की रैंक 129 रही। ऑप्शन देखो 129 तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप इसको 129 याद रखोगे। 158 देशों में से भारत की 129 रैंक रही कमिटेड टू रिड्यूस इनइक्वलिटी इंडेक्स में। और इस इंडेक्स में नॉर्वे सबसे अच्छा देश रहा है, यानी नॉर्वे के सरकार गवर्नमेंट ने सबसे अच्छे कदम उठाए इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए समाज से। और अगर देखा जाए सबसे ख़राब देश, तो सबसे ख़राब देश रहा साउथ सूडान, जिसकी 158 रैंक है, 158 रैंक है, 198वीं रैंक है साउथ सूडान की। और नॉर्वे की इस लिस्ट में पहली रैंक है। हमारे भारत की रैंक भी बहुत ख़राब है और ये 129वीं रैंक है। ऑप्शन में 129 नहीं है, तो आप इसे 129 खुद से लर्न करोगे, याद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 49 वर्ष की उम्र में भारत के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ, और ये कर्नाटका से थे। ये 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन थे और हार्ट अटैक की वजह से इनकी जो है मृत्यु हुई। अभी हाल ही में फीफा द्वारा जारी जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें भारत की रैंक 108 है, यानी पूरे विश्व में भारत फुटबॉल में 108वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है। देखो क्वाड क्या है, क्वाड का फुल फॉर्म जान लेते हैं। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें कुल 4 देश हैं। अभी ये एकदम बिल्कुल नया बनाया गया संगठन है। बेसिकली इसको बनाया गया है चाइना की जो नीतियां हैं, चाइना की जो विचारधारा है, उसके खिलाफ ये चारों देश पूरे मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। और अब ये अपने जो ग्रुप है इनका चाइना के खिलाफ, ये उसको बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान कर रहे हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं? यूएस है, यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हमारा प्यारा भारत। ये चारों देश चाइना की नीतियों का सामना करने के लिए क्वाड समूह का गठन किया इन चारों देशों ने मिलकर। अब अमेरिका द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि विश्व के जो भी देश हमारी नीतियों पर काम करना चाहते हैं वो क्वाड समूह को ज्वाइन करें। क्या हुआ देखो, अभी हाल में ही हमारा तो टेंस सिचुएशन बॉर्डर पे चाइना के साथ ही है, और फिर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अमेरिका का भी टेंस सिचुएशन है चाइना के साथ। जापान की बात करें तो जापान भी चाइना के साथ टेंस सिचुएशन में है, और ऑस्ट्रेलिया ने तो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के साथ निगेटिव डायलॉग किया था, निगेटिव बयान दिया था चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से रोक दिया था। ऑस्ट्रेलिया बोल रहा था कि हम आपके लैब में आके जांच करेंगे कि कोरोना वायरस आपकी लैब से नहीं निकला गया है या आपकी लैब में कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा था जिससे ये वायरस बना। लेकिन चाइना ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को बैन कर दिया था एंट्री के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया चाइना में एंट्री नहीं कर सकती है। ओ स्विफ्टन विगन, ये हैं उप डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर यूएस के। इन्होंने ही आह्वान किया है उन सभी देशों का जो कि चाइना की विचारधारा के खिलाफ हैं, क्योंकि देखो चाइना की जो विचारधारा है ये विस्तारवादी नीति है। चाइना हमेशा अपने देश का विस्तार करना चाहता है और इसके लिए वो पड़ोसी देशों से हमेशा लड़ाई झगड़े करता रहता है और लगातार टेंस सिचुएशन क्रिएट किया रहता है प्रत्येक पड़ोसी सीमाओं पे। आप चाइना के चारों तरफ पड़ोसी सीमाओं को देखो तो वो ताइवान के साथ, इंडिया के साथ, मतलब जो भी देश उसके खिलाफ खड़े होते हैं या जो देश आगे बढ़ रहे होते हैं उनको पीछे खींचने के लिए चाइना अपनी गलत नीतियों को अपनाता है। और अभी देखो क्या क्या चाइना ने किया, डैम्पिंग शुरू कर दी दवाओं की। डैम्पिंग मीन्स आपको मैंने बताया है पीछे की वीडियोस में कि चाइना जो रियल कॉस्ट है दवाओं की उससे कम कॉस्ट पे इंडिया को दवाएं बेच रहा है, जिससे क्या हो कि इंडिया की जो दवा की इंडस्ट्रीज़ है वो ख़राब हो जाएं। तो इस तरीके की नीति से चाइना काम करता है। इसी नीति के खिलाफ क्वाड एक
ग्रुप बनाया गया है 4 देशों का, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। अब अमेरिका ने कहा है कि जो भी देश क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारी विचारधारा से सहमत देश हैं, वो क्वाड को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अमेरिका की पूरा ध्यान इस समय अमेरिका का है क्वाड समूह के विस्तार पर। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है? देखो, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया और साथ ही साथ में लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। पहले क्या था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित था। अब लद्दाख को अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं। और जबकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव है, यहाँ यानी कि यहाँ पे सीएम भी होंगे और यूनियन टेरिटरी भी होगी, जैसा कि दिल्ली में है। और अब क्या है कि जब दोनों अलग अलग हो गए तो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को, जब कोई नया प्रदेश बनता है या नया यूनियन टेरिटरी बनता है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष पैकेज की मंजूरी दी जाती है, ताकि जो भी कमियाँ हों प्रदेश में या यूनियन टेरिटरी में उसको वहाँ के सरकार द्वारा कंप्लीट किया जाए। इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कुल 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है। ये 520 करोड़ रुपए वहाँ पे जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए खर्च किए जाएंगे। रोड, वाटर, बिजली, इन सभी सामानों के लिए, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन 520 करोड़ को खर्च करना है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? 33% महिला आरक्षण को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना पंजाब। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हालांकि महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में 33% आरक्षण देने पे बहुत ही पहले से बहस चल रही है, लेकिन अभी इसको पूरी तरीके से अपनाया नहीं गया है प्रत्येक क्षेत्र में। अब नौकरियों के क्षेत्र में पहला प्रदेश पंजाब बना, जो कि 33% आरक्षण महिलाओं को दे रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नज़रबंदी से रिहा किया है 14 महीने बाद महबूबा मुफ्ती को। क्या हुआ कि जब धारा 370 हटाई गई, 35A को हटाया गया, जम्मू कश्मीर को भारत का यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख को भारत का यूनियन टेरिटरी बनाया गया जम्मू कश्मीर से अलग करके। फिर केंद्र सरकार की नज़र में महबूबा मुफ्ती और कई और भी अन्य नेता, जो केंद्र सरकार को लगता था कि ये सारे सेपरिस्ट लीडर हैं, यानी कि अलगाववादी नेता हैं, और इनके बाहर रहने से जो काम किया जा रहा है 370 हटाने का, 35A हटाने का, इससे खतरा हो सकता है। इन नेताओं के जो स्पीच है ये हेट स्पीच दे सकते हैं, अलगाववादी स्पीच दे सकते हैं और भारत से जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात कर सकते हैं। ये ऐसा मानना केंद्र सरकार का था। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, इन सभी को नज़रबंद कर दिया था 14 महीने के लिए, और नज़रबंद ये थे अगस्त 2019 से ही। अब इनको केंद्र सरकार ने देखा कि हालत पूरी तरीके से काबू में है, कंट्रोल में है, फिर इसके बाद महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती, अब सोचिए इनकी पार्टी का नाम देखिए, आप पूरी इंडिया की पार्टी देखोगे, जो एक तो जैसे क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, जैसे सपा उत्तर प्रदेश की है, बसपा उत्तर प्रदेश की है, तो ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और नेशनल पार्टियां मेनली 2 ही हैं मुख्यतः, एक भाजपा और दूसरी कांग्रेस। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनके नाम आप देखो, अब देखिए इनका क्या नाम है, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी ये जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से ही अपनी पार्टी चला रही हैं। और इनको केंद्र सरकार की नज़र में ये अलगाववादी पार्टी थी, इसी वजह से इसकी जो लीडर थी महबूबा मुफ्ती, उनको 14 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया था सरकार ने धारा 370 35A हटाने के बाद और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गाइडेंस तमिलनाडु की कंपनी ने दक्षिण एशिया में तमिलनाडु में पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है। देखो, गाइडेंस एक कंपनी है तमिलनाडु की, और ये भारत के तमिलनाडु का पहला, यानी कि पूरे भारत का पहला, साथ ही साथ पूरे दक्षिण एशिया का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड नहीं, ये विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इसने भागीदारी की है। और इस उन्नत विनिर्माण केंद्र के में इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, सोलर एनर्जी, फैब्रिक यानी कि जो कपड़ा के क्षेत्र में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तमिलनाडु ने समझौता किया है विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब तमिलनाडु में पूरे इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का सबसे उन्नत विनिर्माण किया जाएगा किस किस क्षेत्र के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, सोलर एनर्जी और फैब्रिक यानी कि कपड़े के क्षेत्र में। इसमें तमिलनाडु की मदद कौन कर रहा है? इसमें तमिलनाडु की मदद कर रहा है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तमिलनाडु ही पूरे देश का, पूरे इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जो कि ब्लॉकचेन साइबर सुरक्षा नीति बनाने वाला राज्य है। यानी कि पूरे इंडिया में सबसे पहले साइबर सुरक्षा नीति बनाने वाला राज्य कौन सा है? ये है तमिलनाडु। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है एडापडी पलनी स्वामी, और चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2020 में वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड पूर्वानुमान से कितने गिरने की उम्मीद है? देखो, पहला जो था पूर्वानुमान लगाया गया था 12.5% की दर से बढ़ेगा पूरा विश्व का व्यापार, और ये अनुमान लगाया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। अब क्या है कि पहले 12.5% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन की वजह से पूरे विश्व में लॉकडाउन रहा, पूरा व्यापार संकट की स्थिति से गुजरा। उसके बाद अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बढ़ने के बजाय 9.2% घटेगा। अब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 9.2% घट जाएगा। क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसके साथ एक और भी अपना प्रिडिक्शन दिया है, अनुमान दिया है कि 2021 में पूरे विश्व का जो व्यापार है वो 7.2% तक फिर से बढ़ेगा। यानी अभी इस वर्ष 9.2% गिरेगा, अगले वर्ष 7.2% बढ़ जाएगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार मिला है? देखो, हुआ क्या कि जो हमारे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो फिर इनके स्थान पर पीयूष गोयल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में। पीयूष गोयल हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं। अब ये रामविलास पासवान के स्थान पर उपभोक्ता मामले और कंज्यूमर अफेयर और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के भी मंत्री होंगे, पीयूष गोयल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हरसिमरत कौर बादल, ये हमारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री थी, और अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि किसान बिल में इनको कई चीज़ें नहीं पसंद थी। इसी वजह से इन्होंने, हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया किसान बिल के विरोध में। और इनके स्थान पे किसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का? नरेंद्र सिंह तोमर को हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनके स्थान पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब ये अतिरिक्त प्रभार देखेंगे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल जो इसकी मंत्री थे, उन्होंने किसान बिल के विरोध में अपने ही सरकार से इस्तीफा दे दिया है। और उपभोक्ता मामलों के और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में पीयूष गोयल अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे
क्योंकि रामविलास पासवान जो इसके मंत्री थे उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंत्रा के पहले डिजिटल राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, मिंत्रा एक ऑनलाइन शॉपिंग है जहाँ पे कपड़े और शूज़ वगैरह की शॉपिंग आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो। तो मिंत्रा के जो पहले डिजिटल राजदूत के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है, इनका नाम है भुवन बम। भुवन बम ये कॉमेडियन है, इनका यूट्यूब पे एक चैनल है और लगभग 50K सब्सक्राइबर हैं भुवन बम के। अब देखो, भुवन बम के 50K सब्सक्राइबर हैं और आपका अपना खुद का चैनल जो है लर्निंग बुक, उसके भी सब्सक्राइबर 1.5K के अराउंड हैं। तो आप भी लर्निंग बुक को सपोर्ट करो और इसके सब्सक्राइबर को अधिक से अधिक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, अपने फैमिली के साथ शेयर करो, जिससे आपका लर्निंग बुक भी एक बूम पे पहुँचे और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर इसके हो सकें। तो भुवन बम जो कि कॉमेडियन है, इनको मिंत्रा ने अपने पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? देखो, साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है लुईस ग्ल्यूक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन कवि हैं, साथ ही साथ ये निबंध भी लिखती हैं, काफ़ी लेखक हैं। साहित्य लिखने का काम भी इन्होंने, कई सारी बुकें भी लिखी हैं। इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का। देखो, अभी तक मैंने ये आपको चौथा नोबेल प्राइज़ बताया, ये मैंने आपको तीसरा नोबेल प्राइज़ बताया है। इसके पहले मैंने केमिस्ट्री का बताया, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था इम्मानुएल चारपेंटेनियर को और जेनिफर दुद्दान को, ये दोनों को केमिस्ट्री का मिला था। पीस के लिए जो नोबेल प्राइज़ इस वर्ष दिया गया वो दिया गया है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को। और अभी किस किस क्षेत्र का बचा हुआ है? कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज़। अब शुरुआत जब हुई थी नोबेल प्राइज़ की तो सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। कौन कौन से 5 क्षेत्रों में? फिजिक्स और केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का जुड़ा है कब? ये जुड़ा है 1968 में। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया तो कुल 5 क्षेत्रों में दिया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और मेडिसिन और लिटरेचर। फिर 1901 से लेके 1967 1967 तक इन्हीं 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 में एक और क्षेत्र ऐड किया गया इकोनॉमिक्स का, यानी टोटल 6 क्षेत्रों में अब दिया जाता है, जिसमें से मैंने आपको 3 बता दिया। एक साहित्य का आज बता रहा हूँ जो कि लुईस ग्ल्यूक हैं, केमिस्ट्री का मैंने बताया इम्मानुएल चारपेंटेनियर और जेनिफर दुद्दना, ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में पाई हैं, ये दोनों जन पाए हैं। और पीस के क्षेत्र में मिला है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को। अब कौन कौन से 3 क्षेत्र बच रहे हैं? देखिए, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन यानी कि चिकित्सा विज्ञान। इन तीनों क्षेत्रों का जब मैं बता दूंगा, यानी पूरे 6 क्षेत्रों का बता दूंगा आपको, तो फिर उसके बाद एक अलग से वीडियो इन 6 क्षेत्रों पे बना दूंगा नोबेल प्राइज़ का। इससे क्या है कि नोबेल प्राइज़ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपका देखो, अभी तो लगातार जब जब मैं तीसरा बता रहा हूँ तो तीनों को रिपीट किया, फिर जब चौथा बताऊंगा तो फिर 4 रिपीट करूंगा, 5वां बताऊंगा तो 5, मतलब हर नोबेल प्राइज़ को आपके सामने 6 बार रिपीट करने के बाद एक अलग वीडियो भी आपको नोबेल प्राइज़ का दिया जाएगा लर्निंग बुक पे। और हम देख लेते हैं। देखो, नोबेल प्राइज़ के जो 5 पुरस्कार हैं पीस के अलावा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन और लिटरेचर, ये 5 पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी ओस्लो में। जबकि जो 6ठा बच रहा है पीस का पुरस्कार, ये दिया जाता है नॉर्वे में। तो लुईस ग्लूक को मिला है साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र का 2020 का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला, कर्नाटका और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों के साथ 8 और 9 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाले अर्धवार्षीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का क्या नाम था? देखो, प्रत्येक 6 महीने पर जो हमारी इंडियन नेवी है और जो कोस्ट गार्ड हैं, जो सुरक्षा करते हैं हमारे तटों की, इनके लिए एक अभ्यास
खुद में ही ये लोग अभ्यास करते हैं, जिसका नाम है सागर कवच। ये प्रत्येक 6 महीने में 2 दिवसीय किया जाता है और ये अल्टरनेट होता है, कभी केरला में होता है, कभी कर्नाटका में होता है, कभी लक्षद्वीप में होता है। इस वर्ष का जो अभ्यास हुआ ये केरला के तटों पर हुआ है और सागर कवच इस अभ्यास का नाम होता है। प्रत्येक 6 महीने में किया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो आप पूरी तरीके से फिट हो जाते हो, किसी भी आने वाले, अगर कोई समुद्री क्षेत्र से हमारी सीमा में अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए आप पूरी तरीके से फिट रहते हो। क्योंकि देखो, अगर प्रैक्टिस होती है तो फिर आप लगातार बने रहते हो, युद्ध कैसे करना है इन सब चीज़ों में। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो छूट जाती हैं आदतें। इसी वजह से ये प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। तो अभी सागर कवच ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है इंडियन कोस्ट गार्ड लोगों का और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स का। ये प्रत्येक 6 महीने पर किया जाता है और केरल, कर्नाटका और लक्षद्वीप के तटों पर इसको किया जाता है। इस वर्ष ये अल्टरनेट होता है, कभी केरल में, कभी कर्नाटका में, कभी लक्षद्वीप में। इस वर्ष 2020 का ये अभ्यास केरल के तटों पर किया गया है। अगर हम बात करें कि भारत का पहला कोस्ट गार्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे कोस्ट गार्ड लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, कोस्ट गार्ड यूनिवर्सिटी भारत की पहली कहाँ खुली है, तो ये मंगलौर, कर्नाटका में खुली है अभी हाल ही में। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया भी है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया गया। देखो, रुद्रम 1 भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया गया। इस पे क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, लेकिन मुझे एक चीज़ और दिखा कि इसको किसी लड़ाकू विमान की मदद से इसका परीक्षण किया गया है, तो उस लड़ाकू विमान का नाम भी महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को आपके लिए लाया गया। सुखोई 30 के साथ भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण किया गया है। क्या है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल? एंटी रेडिएशन मिसाइल है कि जो रडार सिस्टम है दुश्मनों का, और अगर कोई ट्रांजिट सिस्टम लगाता है दुश्मन हमारे देश के ऊपर, रडार सिस्टम और ट्रांजिट सिस्टम की मदद से दुश्मन हमारे सैनिकों पर नज़र रखते हैं डिजिटल तरीके से कि हमारे सैनिक इस समय क्या कर रहे हैं, उनके पास कौन कौन सी बंकर मशीनें हैं, इन सब पे नज़र रखते हैं। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है ये रडार सिस्टम रेडिएशन की मदद से काम करता है। तो जो एंटी रेडिएशन मिसाइल होती है वो इसी रेडिएशन को पकड़ती है कि ये रेडिएशन कहाँ से आ रहा है, फिर जहाँ से ये रेडिएशन आ रहा होता है एंटी रेडिएशन मिसाइल जाके दुश्मन के रडार सिस्टम या फिर ट्रांजिट सिस्टम को नष्ट कर देती है, जिससे दुश्मन ये कभी भी नहीं पता लगा सकेगा कि हमारे देश के जवान सैनिक इस समय क्या कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है और भारत ने पहली बार इसका सफल परीक्षण किया। इसका नाम है रुद्रम 1 और रुद्रम 1 के परीक्षण में सुखोई 30 ने मदद की थी। सुखोई 30 ये लड़ाकू विमान है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर मुंबई के नगर निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर गूगल मानचित्र पर मुंबई में कैंटोनमेंट जोन चिन्हित किया है। देखो, कैंटोनमेंट जोन मीन्स कि कोविड-19 पैंडमिक के दौरान जहां पे कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको कैंटोनमेंट जोन सरकार द्वारा घोषित किया जा रहा है। कैंटोनमेंट जोन घोषित होने से क्या होता है कि वहाँ पे जो स्वस्थ व्यक्ति है वो इस एरिया में नहीं जाए, क्योंकि अभी क्या है, कोविड-19 एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा है। तो कैंटोनमेंट जोन घोषित हो गया तो व्यक्ति उस एरिया में नहीं जाएगा, तो इससे जल्द से जल्द निपटा जा सकता है कोविड-19 से। इसी वजह सरकार कैंटोनमेंट जोन चिन्हित कर रही है और उस पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी जाती है कि इस एरिया में कोई नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 का पेशेंट है। अब मुंबई के ग्रेटर मुंबई के नगर निगम ने क्या किया कि उसने गूगल के साथ एक समझौता किया कि जैसे कई सारे लोग गूगल मैप की मदद से जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान से, हम भी गए हैं, आप भी गए होंगे। तो अब जब भी कैंटोनमेंट जोन पे जाओगे तो वो ग्रे कलर का दिखाई देगा, ग्रे कलर का हो जाएगा आपका वो गूगल मैप। उस जगह पे जब आप कैंटोनमेंट जोन के आसपास पहुंचोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये ग्रे कलर का हो रहा है और उस कैंटोनमेंट जोन है, तो आप उस एरिया में जाने से अवॉइड करोगे। इसीलिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने गूगल के साथ मिलकर ही गूगल मानचित्र पर मुंबई में कैंटोनमेंट जोन को चिन्हित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ वर्चुअल क्लास के लिए भी एक टाई अप किया था कि जो महाराष्ट्र में वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं पैंडेमिक
कोविड-19 पैंडमिक की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद थे, तो गवर्नमेंट ने वर्चुअल क्लासेस के लिए गूगल से ही समझौता किया था तब भी, और अभी गूगल मानचित्र के लिए भी गूगल से ही समझौता किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन, वर्चुअल क्लास के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गूगल से टाई अप किया था, और साथ ही साथ अभी गूगल से टाई अप करके जो कैंटोनमेंट जोन है उस महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने क्या किया है, कैंटोनमेंट जो इनको ग्रे कलर करा दिया है पूरे गूगल मैप पे, जो कि मुंबई में स्थित हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।